तो आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हमारा विषय है कि कैसे कुछ ऐसे फ्लॉज है जो कि डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा है और अगर हम मोनार्की में देखते हैं तो वो बहुत कम होते हैं। तो हम सबको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश पे थोपा गया, इसके बाद से डेमोक्रेसी इंस्टॉल कर दी गई। और अब मैं पहला पॉइंट आपके सामने रखूँगा। मैंने नोट्स यहीं पे अपने सामने रख रखे जो मैंने बनाए हैं। तो जो डेमोक्रेसी और मोनार्की में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं हर एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे। जैसे भारत में 5 साल में होते हैं, अमेरिका में 4 साल में होते हैं, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पीरियड होता है। अब इस वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसी में अगर हम देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, मान लीजिए वो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है अभी, ठीक है, वो जीत के पहुंचा है, मान लीजिए एमएलए बना, एमपी, सीएम, कुछ भी, ठीक है। अब उसके मन में ये अनसर्टेनिटी रहती है, ये डर रहता है कि वो नेक्स्ट टाइम जीतेगा कि नहीं जीतेगा। इससे क्या होता है, बाहरी ताकतें जो होती है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए मैं एक एक्सटर्नल फोर्स हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके इस अनसर्टेनिटी का, उसके इस डर का मैं फ़ायदा उठाऊँगा और उसको मैं लालच दूंगा, उसको मैं करप्ट करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको आपके इलेक्शन में फंडिंग दूंगा, आपकी पार्टी को फंडिंग दूंगा, बदले में आप मेरे फेवर में ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए, मेरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, इन पोजीशंस पे इन लोगों की अपॉइंटमेंट्स करवाइए, जिससे मेरे बिजनेस में फ़ायदा होगा। तो ये एक जो ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें मैंने फंडिंग ऑफ़र की, बदले में मुझे ऐसी फेवरेबल पॉलिसीज़ मिली जिनके थ्रू मुझे प्रॉफिट होगा मेरे बिजनेस में। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन पॉलिसीज़ की वजह से जनता को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है उनकी हेल्थ के इश्यूज़ होने लगे, हो सकता है उनकी फाइनेंस की सिचुएशन बिगड़ने लगे, है ना, हो सकता है उनके परिवार टूटने लगे फिर उस चक्कर में, है ना। तो हो सकता है उनकी जो आईक्यू लेवल है वो गिरने लगे, फर्टिलिटी रेट डाउन हो जाए मेरे प्रोडक्ट से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं जो उसको फंडिंग दे रहा हूँ, मैं जो उसकी एक जो कमज़ोरी है, जो उसका डर है, जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट की वजह से आता है कि टेम्परेरीली पावर रहेगी रूलर के पास और हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे, उसकी वजह से मैंने अपने फेवर में काम करवा लिया उस डर का फ़ायदा उठाते हुए। जनता के जो हित है वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए फिर, ठीक है। राष्ट्र नीति है वो राजनीति से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अब इससे क्या होता है, अगर हम इसी चीज़ को मोनार्की में अगर देखेंगे तो मोनार्की में आपको पता है कि वहाँ पे इलेक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वहाँ पे जो पावर होती है वो टेम्परेरीली नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि 4 साल के लिए सिर्फ वो राजा राजा है, फिर कोई और बन जाएगा, 5 साल के लिए सिर्फ है, उसके बाद कोई और बन जाएगा किसी और दल से, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। एक कुल के पास वो राज सिंहासन होता है और वैसे ही चला आ रहा होता है। एक राजा के पास है, फिर उसके बाद उसके बेटे के पास होगा, फिर उसके बेटे का राज तिलक होगा, ऐसे चलता है, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी में एक टेम्परेरी पावर थी, मोनार्की में वो पावर परमानेंट होती है। तो इस वजह से आप राजा को करप्ट करने के लिए आपके पास वो रीज़न नहीं होता है, जो डर और हेजिटेशन आपको मिल जाती है डेमोक्रेसी वाले लीडर्स में। तो करप्शन जो मोनार्की में होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर्ड टू जो डेमोक्रेसी में होता है। अब आप मुझसे कहेंगे कि अगर राजा को करप्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पास सुप्रीम पावर है और उसके पास परमानेंट पावर है, या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए पावर है अगर परमानेंट नहीं भी है तो, लेकिन उसके मंत्रिमंडल में तो किसी को करप्ट किया जा सकता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि एक्सटर्नल फोर्सेस उनको करप्ट नहीं कर सकती। तो बिल्कुल ऐसा सही है कि एक मंत्री को करप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। मान लीजिए एक केस है जिसमें मेरे पास मोनार्की में एक मंत्री को करप्ट कर दिया है, ठीक है। एक केस है मेरे पास जिसमें डेमोक्रेसी में एक किसी एमएलए एमपी को करप्ट कर दिया है, या फिर एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के सीएम को करप्ट कर दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हूँ या मैं सीएम हूँ या कोई हूँ, ठीक है। तो आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि जब भी हम हमारे पॉलिटिकल राइवल्स को जेल भेजते हैं, है ना, उन्होंने कोई घोटाला किया, उन्हें जेल भेजते हैं, तो बाद में जब वो बाहर निकलते हैं जेल से, तो पब्लिक सिंपैथी वो गेन कर चुके होते हैं तब तक
पॉलिटिकली वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं, और उसके बाद कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि इलेक्शंस में उस पार्टी की जीत हो जाती है और इस पार्टी की हार हो जाती है। तो ये बहुत बार पॉलिटिकली सुसाइड कहा जाता है अगर आप आपके राइवल को जेल भेज रहे हो तो, क्योंकि आप उसको एक लाइफलाइन दे रहे हो फिर। ठीक है, तो हम अभी अब जैसे देखते ही है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि बेल पे बाहर हैं, है ना, उनके खिलाफ इतने कड़े मुकदमे चल रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग केसेस चल रहे हैं, उन्होंने जो अपराध किए या जो घोटाले किए उन पे, लेकिन फिर भी वो लोग बेल पे बाहर है और उन्हें परमानेंट जेल नहीं भेजा जा रहा है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में ये एक फ्लॉ है कि आप हमेशा अपने जो ओपोनेंट है, जो राइवल है, जिसने अगर ऐसा कुछ गलत काम किया है तो उस पर आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। मतलब सारे केसेस में आप नहीं ले पाएंगे, हो सकता है कुछ केसेस में ले लें, जैसे अभी भी होता है, कुछ केसेस में हो जाता है, लेकिन सारे केसेस में आप उसको कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा, क्योंकि आपके मन में तो डर है कि आपको नेक्स्ट इलेक्शन भी जीतना है, तो आपको उस हिसाब से फिर सोचना पड़ता है कि अगर मैंने इसको जेल में भेज दिया तो नेक्स्ट इलेक्शन जो होने वाला है उसमें मुझे नुकसान तो नहीं होगा इसका, अगर मेरे वोट कट रहे हैं तो मैं नहीं भेजूंगा इसको, है ना। तो ये जो टेम्परेरी पावर का ये जो डर है, ये हेजिटेशन है, इसकी वजह से वो जो जेल भेजने का उसको जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो ख़त्म हो जाती है फिर। अब मोनार्की में अगर हम आते तो मोनार्की में क्या है, टेम्परेरी बेसिस पे पावर है नहीं, तो डर है नहीं, हेजिटेशन है नहीं। ठीक है, और सारी जो सुप्रीम पावर है, सारी पावर किंग के पास है, राजा के पास है। अब इससे क्या होता है, जैसे अब डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट के पास है और थोड़ी गवर्नमेंट के पास है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड पावर नहीं है। सोल अथॉरिटी होता है जो राजा होता है, और उसके पास सारी पावर होती है न्याय देने की, सब कुछ करने की। ठीक है, तो अगर उसको ये पता चलता है कि उसके मंत्री ने कुछ गड़बड़ की है जिससे उसके राज्य के लोगों को नुकसान होगा और उस पर्टिकुलर मंत्री का फ़ायदा होगा, और इसलिए वो मुझसे इस तरह की पॉलिसी या नीति इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है, तो मैं सीधा सीधा उस पर एक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि उसके जेल में जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं होना है, क्योंकि मेरे पास टेम्परेरी पावर नहीं है, मुझे फिर से इलेक्शन में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब डेमोक्रेसी में जैसे हम देखते हैं, एक बंदा जब चुनाव हारता है, मान लीजिए जैसे पहले वो पावर में था, वो एमपी था, एमएलए था या सीएम था। ठीक है, अब वो जब इलेक्शन हार गया, कोई दूसरी पार्टी का बंदा बन गया। अब ये बंदा जो हार चुका है, इसके पास जितने भी टाइम इसने रूल किया, 5 साल 4 साल, जितने भी टाइम, इसके पास इसके लेवल पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेट्स है उसकी एक्सेस थी जब तक ये रूल कर रहा था। अब जैसे ही ये पावर से बाहर हुआ, अब इसकी अंदर ये डेस्परेशन होगी कि मुझे नेक्स्ट टाइम जीतना है ना। अब नेक्स्ट टाइम जीतने के लिए इसको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इसको हेल्प चाहिए होगी, तो फिर से मैं एक्सटर्नल फोर्स हूँ, मैं बाहरी ताकत हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो मैं उसके पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, बदले में आप मुझे इस गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट की ये वाली जो पर्टिकुलर पॉलिसी है जो इस डेमोग्राफी को टारगेट करती है, उसका सीक्रेट्स मुझे बताइए। ठीक है, तो एजुकेशन की फील्ड में या फिर हेल्थ की फील्ड में या फिर फाइनेंस की फील्ड में, सिक्योरिटी की फील्ड में, बहुत सारी फील्ड्स की जितनी भी जानकारी उस बंदे के पास होगी उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो सीक्रेट्स लीक होने का रिस्क होता है, ये होता है डेमोक्रेसी में। अब मोनार्की में अगर हम देखेंगे तो मोनार्की में क्या होता है, जब पावर ट्रांसफ़र होती है तो वो एक राजा से उसके बेटे के पास जाती है पावर। ठीक है, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेट्स होते हैं, अब जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों के पास तो एक अपनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के ही जो सारी जानकारी होती है वो उपलब्ध होती है, लेकिन उसके सारी ओवरऑल जो जानकारी होती है सारे डिपार्टमेंट्स की, इसके बाद जो एस्पियनेज आपकी डिपार्टमेंट है, मतलब जो आपका गुप्तचरों का जो विभाग है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेट्स हो गए, फिर फाइनेंस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, जितने भी सारे हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स की सारे सीक्रेट्स की एक्सेस सिर्फ राजा के पास होती है, सारी चीज़ें मंत्रियों को नहीं बताई जाती हैं। इससे क्या होता है, वो राजा के पास जितना भी नॉलेज है जो उसके पिछली पीढ़ियों से उसके पास आया है, और साथ में उसका खुद का जो अनुभव है, वो सारा फिर वो ट्रांसफ़र करता है अपने आने वाले जनरेशन को, या ना अपने बेटे को जो अगला राजा बनेगा। इससे क्या होता है, जो सीक्रेट्स होते हैं वो लीक नहीं होते,
वो किसी बाहरी ताकत के पास नहीं जा सकते, क्योंकि एक जो पिता होता है वो जब अपना जो राज्य होता है उसका कार्यभार जब अपने बेटे को देता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पावर से पूरी तरह से बाहर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसका बेटा पावर में है, उसका बेटे के पास उसका बेटा राजा है, इसका मतलब वो खुद भी एक तरह से राजा है। तो इसमें क्या हुआ, जो सारे सीक्रेट्स है वो सारे फैमिली के पास ही हैं, वो बाहर नहीं गए अभी, तो लीक नहीं हुए। तो जो सीक्रेट्स लीक होने का जो रिस्क होता है डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा होता है, और जो मोनार्की होती है उसमें बहुत कम होता है। अब जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो डेमोक्रेसी में हम हर जगह पे देख सकते हैं, डेमोक्रेसी लाने के लिए जो सबसे बेसिक बातें जो जनता को बताई गई राजा के खिलाफ भड़काने के लिए, वो क्या थी कि पावर जो है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के पास नहीं होनी चाहिए, वो प्रजा के पास होनी चाहिए, और प्रजा को यह अधिकार होना चाहिए कि वो स्वयं अपना प्रतिनिधि चुन सके, है ना। यही बातें बताई गई थी। क्यों? क्योंकि प्रजा को ये अधिकार है कि उसको समानता का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब जो इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सारा हम बोलते हैं, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या हुआ, प्रजा को भड़काया गया और उसके बाद फिर बहुत सारी जगह पे तख्ता पलट हुए, और जो राजशाही चलती थी, जो मोनार्की चलती थी, उसको हटा के फिर डेमोक्रेसी इंस्टॉल की गई। अब इसमें क्या हो गया कि अब ये सारा करवाया भी किसने? अब आपको तो जैसे मैंने अभी तक प्रूव कर दिया है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जिनका बाहरी ताकतें फ़ायदा उठा सकती हैं। तो फ़ायदा उठा सकूं, इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए किसी जगह पे मोनार्की चल रही है, तो पहले मुझे उस मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, तभी जाके मैं फिर उन लूप होल्स को अपने फेवर में यूज़ कर सकता हूँ। तो वो मोनार्की हटाने के लिए मुझे पहले वहाँ की जनता को भड़काना पड़ेगा, तो मैंने वो कर दिया। उनके दिमाग में ये सारी बातें मैंने भर दी कि भाई तुमको तुम्हारे राइट्स का पता भी है कि नहीं है, इक्वलिटी चाहिए तुमको, तुम फ्रीडम डिज़र्व करते हो, ठीक है, और ये तुम्हारा राइट है, वो तुम्हारा राइट है, वगैरह वगैरह। अब इससे क्या हुआ, जनता भड़क गई और राजा और उसके राज परिवार को उखाड़ के फेंक दिया गया और उधर डेमोक्रेसी ला दी। अब क्या होगा, अब क्राइसिस करवाए जाएंगे। अब मैं क्राइसिस करवाऊंगा। क्राइसिस कैसे भी हो सकते हैं, क्राइसिस हो सकता है वॉर का, क्राइसिस हो सकता है मैं फेमाइन ला दूँ, है ना, क्राइसिस हो सकता है कि मैं डेमोक्रेसी तो आ गई, तो मैंने अपने पैसों का यूज़ करके मैंने कुछ लीडर्स को करप्ट किया। इसके बाद फिर मैंने कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए उस राज्य को अपने ऊपर डिपेंडेंट करवा लिया। मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की, अब एक पर्टिकुलर दवाई की या फिर एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की मैं सप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मैंने उस राज्य को इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट करवा लिया। जैसे बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट के ही कंप्यूटर्स मोस्टली इंडिया में यूज़ होते हैं, ठीक है, तो बिल गेट्स उधर से एक डिसीजन लेगा तो हो सकता है कि यहाँ का पूरा सिस्टम भी बंद पड़ जाए, है ना। तो जैसे भी हुआ अभी तक क्राउड स्ट्राइक वाला जो हुआ था, आपको पता ही होगा। तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में उस राज्य को अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट करवा लिया। अब क्या होगा, अब मैं ले आऊँगा कोई क्राइसिस जिसकी वजह से उस राज्य के पास उस चीज़ की कमी पड़ गई, ठीक है। वॉर हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, यानी रिसेशन या डिप्रेशन, जो भी बोल लीजिए, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस क्राइसिस से लड़ने के लिए उस गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो जाएंगे। अगर युद्ध लड़ रहे हैं तो उसमें सारा पैसा चला जाएगा, इकोनॉमी गिर जाएगी। जैसे ही इकोनॉमी गिरी, तो अब उनको फिर से वो इकोनॉमी बिल्ड करनी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से क्रिएट करना है। अब इससे क्या होगा कि वो सरकार बॉन्ड्स इशू करेगी, ठीक है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। बैंक्स के पास पैसा है नहीं, क्योंकि वो बैंक्स का सारा पैसा चला गया वॉर से लड़ने में, है ना, या वो जो भी क्राइसिस थी उससे उभरने में। अब फिर से जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इकोनॉमी फिर से डेवलप करनी है, तो बॉन्ड्स इशू करेगी सरकार। और वो बॉन्ड्स में पैसा कौन डालेगा, वो डालेंगे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, यानी कि वही बाहरी ताकतें जिन्होंने ये सारा खेल किया, ठीक है। तो बॉन्ड्स जैसे इशू करे, बाहर वाले लोगों ने पैसे जब दिए, तो अब असल में सरकार चला कौन रहा है? जो पावर प्रजा ने दी थी राजा से छीन के सरकार को, वो सरकार से अब किसके पास जा चुकी है? जिसने सरकार को पैसे दिए, यानी कि वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है,
है ना, जिनके पास जो सबसे अल्ट्रा रिच पीपल जो है, जिनके पास इतना पैसा है कि वो सरकार को लोन दे सके। तो अब जो पावर थी वो जा चुकी है उनके हाथों में, जो वो अल्टीमेटली उनका जो गोल था वो उन्होंने अचीव कर लिया है कि सरकार उनको उस देश को कर्ज में डालना था और परमानेंटली फिर उससे इंटरेस्ट वसूलना था, तो वो हो चुका है। बॉन्ड्स इशू करे, पैसा इतना ज़्यादा सरकार ने लिया है कि उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि वो इंटरेस्ट चुकाने में ही इतने पीढ़ियाँ लग जाती है और फिर भी वो लोन उसका नहीं चुका पाती है वो देश। तो ये अल्टीमेट गोल होता है कि आप वहाँ के उस राज्य के लोगों को, उस राज्य की सरकारों को, राज्य मतलब देश भी हो सकता है, एक राज्य भी हो सकता है, ठीक है, उनको इतना कर्ज में डुबा दो कि उसके बाद फिर मतलब ऐसे कुछ कुछ क्राइसिस क्रिएट करके उनको इतना कर्ज में डुबा दो कि उसके बाद फिर उनको उससे उभरने में इतना टाइम लग जाए कि इंटरेस्ट जो आपको वो सरकार देगी उससे ही आप आराम से बैठ के फिर खाओ, और उसके बाद फिर उस जो आपने जो इन्फिल्ट्रेट कर रखा है उस गवर्नमेंट में या फिर उस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स में, उनके थ्रू आप अपने फेवर में लगातार ऐसी चीज़ें करवाते जाओ। तो ये जो है ये एक आउटकम है और डेमोक्रेसी इसका मीडियम है, ठीक है। तो मोनार्की से ये आउटकम लेने के लिए हमने क्या किया, मोनार्की को पहले उखाड़ के फेंका लोगों के कान भरने के बाद। इसके बाद हमने डेमोक्रेसी इंस्टॉल करवाई। डेमोक्रेसी इंस्टॉल करवा के हमने हमारा जो भी फेवर में हमें चीज़ें करवानी थी वो करवाई, क्राइसिस क्रिएट किया। इसके बाद फिर हमने इकोनॉमी गिराई। इकोनॉमी गिराने के बाद बॉन्ड्स इशू करे सरकार ने, हमने उनको पैसे दिए। अब सरकार हमारी गुलाम हो चुकी है। पब्लिक में ये नहीं आता है, पब्लिक में सरकार नहीं बोलती है कि अब हमारे पास पावर नहीं है, हमने तो कर्ज ले रखा है इनसे, ठीक है। ऐसा नहीं बोला जाता है क्लियरली कि अब हमारे पास पावर नहीं है ना। लेकिन क्या होगा, जब भी बजट आएगा, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, जब भी कोई बिल लाया जाएगा, तो एक प्रोविज़न उसमें ऐसा डाल देंगे जिससे ये साफ हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, कि ये इस पर्टिकुलर बिजनेस को फ़ायदा कर रहे हैं, ठीक है। अब वो फॉरेन वाला बिजनेस भी हो सकता है, वो डोमेस्टिक वाला बिजनेस भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, हमारे देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर है, तो एफडीआई जो है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, तो इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार ने इस बजट में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है। 100% एफडीआई इंश्योरेंस में अगर आप अलाउ कर रहे हो, मतलब बीमा के क्षेत्र में अगर आप अलाउ कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है कि अब बाहर वाली जो बीमा की कंपनियां हैं या ऐसी कंपनियां जिनके सारे के सारे जो ओनर्स हैं वो बाहर के लोग हैं, वो अब 100% स्टेक उस कंपनी का वो ले सकते हैं। इससे क्या होगा, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी जो लाइफ है उसकी जो भी वैल्यू है, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस देश के है ही नहीं, ठीक है। तो उनका जो एम्बिशन होगा वो क्या होगा कि अपनी पॉलिसी वो लोग बिकवाए जितनी ज़्यादा हो सके और उससे प्रॉफिट बनाए। अब इससे क्या होगा कि पॉलिसी ज़्यादा तब बिकेंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा क्राइसिस होंगे, है ना। पैंडेमिक्स हो सकते हैं, या फिर फायर के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिससे वो अलग अलग फिर बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज़ बनवा सकते हैं और वो उसको बेच सकते हैं। फिर इधर कभी कॉन्फ्लिक्ट करवा दिया, कभी इधर कुछ क्राइसिस करवा दिया, कभी इधर आग लगवा दी, कभी ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इतने सारे आउटकम्स तभी पॉसिबल हो पाते हैं जब मैं उस रीजन में डेमोक्रेसी ला पाऊँ। अब अगर आप देखेंगे, जैसे रशिया है, रशिया में हो गया अभी जैसे व्लादिमीर पुतिन का वहाँ पे शासन है ना, या फिर चाइना में अभी शी जिनपिंग का शासन है। तो यहाँ पे क्लियरली हम सबको पता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी भी सिर्फ नाम की है। और हम देखते हैं यहाँ पे फॉरेन के जो लोग हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए या फिर जो प्राइवेट एकदम वेल्दी रिच क्लास है, उनका यहाँ पे उतना इंटरवेंशन नहीं होता है जितना होता है उनका हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ये दोनों देश।
इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपके पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस, आपकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें डिसीजन मेकिंग में अगर वो लोग भी आ गए, तो इसका मतलब फिर आपने आपके राष्ट्रहित को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अब जनता को ये बात समझ में आती है नहीं आती है वो अलग बात है, क्योंकि हमने ये पहले से एज्यूम कर लिया कि जनता हमेशा राष्ट्रहित में ही वोट देगी। इतनी समझ है जनता को, हमने एज्यूम कर लिया पहली बात तो, जबकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि हम लोग हर चुनाव में देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रहित की बिल्कुल परवाह नहीं होती है और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वोट देते हैं। जो हम लोग ये नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, देश के लिए क्या सही है क्या गलत है। हम लोग ये देखते हैं कि इमीडिएट अभी हमारा क्या इशू है, इमीडिएट क्या हमारे को थ्रेट है, उस बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं और हम लोग जाके वोट दे के आते हैं। अब आपकी जो भी समझ है, आपको अगर मेरे विचार सही लगे हैं या फिर आपको गलत भी लगे हैं, कैसे भी लगे, तो आप कमेंट्स में उसके बारे में बताइए, ताकि मैं भी आपसे भी सीख सकूं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारी एक गूगल ड्राइव के पे एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमने 500 से ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन बना रखा है। तो आप, और हमने कैटेगरी में उसको डिवाइड करके रखा है, तो आपको जिस कैटेगरी की बुक पढ़नी हो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, एकदम फ्री है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपने खुद का ट्विटर का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पर्सनल कुछ सवाल है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो हम वहाँ पे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।